हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है। इसमें आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विचारक, भारतीय विचारक या फिर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय मानव शास्त्री, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि विभिन्न परीक्षाओं में टी.एन. मदान के बारे में अक्सर करके कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। खास करके आप लोगों को इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें बुक्स कौन सी है या इनका अध्ययन क्षेत्र क्या रहा है। तो आज हम लोग इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही। इसके साथ ही ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को अभी तक शायद ना पता हो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर नहीं पता होगा तो आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग टी.एन. मदान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को इमेज दिख रही है टी.एन. मदान जी की। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। त्रिलोकीनाथ मदान, ये इनका फुल नेम है, जिनको हम लोग टी.एन. मदान या फिर मदान के नाम से जानते हैं। इनका जन्म जो है वो 12 अगस्त 1933 को हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर, इंडिया में। तो उस समय आप लोगों को पता है कि वो अविभाजित भारत था, क्योंकि उस समय अभी देश तो आज़ाद हुआ नहीं था। तो 1933 की बात हो रही है। तो बॉर्न ऑन 12 अगस्त 1933 इन कश्मीर, इंडिया। इज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट with a PhD from the Australian National University in 1960. He is currently Professor Emeritus of Sociology at the Institute of Economic Growth, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये अभी भी एमेरिटस प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के। कहाँ पे? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एंड डिस्टिंग्विश्ड सीनियर फेलो, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, दिल्ली। Of the teaching position he held earlier, those at Lucknow and Dharwad lasted longest. तो सबसे ज़्यादा जो इनका अगर कार्यकाल कहाँ पे इन्होंने अपना बिताया है तो ये रहा है लखनऊ में और धारवाड़ में। तो अगर ये बात हो या एग्ज़ाम में इस टाइप की क्वेश्चन आए कि क्या टी.एन. मदान जो हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए रहे हैं या यहाँ के जो सोशियोलॉजिकल डिपार्टमेंट रहा है वहाँ से इनका संबंध रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लखनऊ और धारवाड़ से ये जुड़े हुए रहे हैं। ही टॉट for short period at several universities in India and abroad. तो ये भारत में या फिर विदेशों में भी छोटे छोटे पीरियड्स के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ाया है। इनका शायद आई थिंक इनको हक्सर के नाम से भी जाना जाता है या इनका बचपन का नाम ऐसा हो, हमें आइडिया नहीं है। बट जो विकिपीडिया में कंटेंट दिया है वहाँ पे ये हक्सर के नाम से मेंशन किया गया है इनको। हक्सर वाज बॉर्न ऑन अगस्त 12, 1933 इनटू अ कश्मीरी पंडित फैमिली इन डाउनटाउन नेबरहुड ऑफ श्रीनगर इन द कश्मीर वैली। तो यहाँ पे आप लोगों को जो एक की पॉइंट याद रखना है, नाम तो आप सभी को पता है टी.एन. मदान। इनका जो भी अध्ययन क्षेत्र रहा है वो कश्मीर से ही रिलेटेड है। तो कश्मीर के ये चूँकि खुद पंडित रहे, कश्मीरी पंडित, तो इनका जो भी अध्ययन रहा है इस क्षेत्र में एक कहें नृजाति विज्ञान के रूप में ये कह सकते हैं कि इन्होंने जाके एथनोग्राफिक स्टडी इन्होंने की है। वहाँ पे समझने की कोशिश की है कि आखिर में वहाँ का जो रहन सहन है, जीवन शैली है या कल्चर है, या वहाँ पे किस तरीके का हमें जो स्ट्रक्चर है, एक सोशल स्ट्रक्चर है कश्मीरी पंडित के अंदर में, वो कैसा है, वो ये समझने का काम इन्होंने किया था। तो इनका जो मेन स्टडी का फोकस पॉइंट है वो कश्मीरी पंडित ही रहे हैं।
तो ये की पॉइंट है वो आप लोगों को याद रखना है। ऑफ द ईस्टफाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये आप सभी को पता है कि उस समय का ये ब्रिटिश इंडिया था, क्योंकि 1933 की बात हो रही है। तो उस समय देश तो अभी आज़ाद हुआ नहीं था, देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो उस समय जो है वो ब्रिटिश इंडिया था। He was elected a fellow of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland in 1989. In 1984, he was made Doctor Honoris Causa by the University of Paris 10th, या फिर इसे नैनतेरे भी कहते हैं। In 1995, he occupied the Sarvapalli Radhakrishnan Chair in Humanities and Social Sciences at the University of हैदराबाद। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम में हो सकता है कभी इस तरीके से कोरिलेट करके पूछ दिया जाए। जैसे कि अभी अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस से इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से है, या फिर क्या इसका संबंध TN मदान से रहा है या नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाती है। He has held visiting appointments at a number of universities, including Harvard, where he was visiting professor of anthropology and of the history of religion in 1984 to 85. The Indian Sociological Society gave him the Lifetime अचीवमेंट अवार्ड इन 2008। तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी जो है ISS, उसके द्वारा इनके जो भी कंट्रीब्यूशन रहे हैं उसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2008 में दिया गया था। हिज मोस्ट नोटेड वर्क, यहाँ पे ये आप लोगों को बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, और चूँकि ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है और बहुत ही ईजी बुक भी है, क्योंकि इसमें की टर्म ही इनका दे दिया जाता है पंडिट्स ऑफ रूरल कश्मीर। तो बुक में ही इनका दे दिया जाता है की टर्म, तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं होती है। लेकिन और भी कुछ बुक्स हैं जो कि हमें या आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ओके, तो his most noted work is family and kinship among the Pandits of rural Kashmir। ये 1966 और 1989 में बाद में एडिट भी किया गया है। which presented an account of the social life of Kashmiri Pandits। तो मैंने आप लोगों को बार बार ये बता के यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि इनका जो मेन अध्ययन का क्षेत्र रहा, या जो स्ट्रक्चर या सोशल स्ट्रक्चर ये समझना चाह रहे थे, वो था कश्मीरी पंडित्स का। हिज मोर रिसेंट पब्लिकेशन इंक्लूड मॉडर्न मिथ्स, लॉक्ड माइंड्स, सेक्युलरिज्म एंड फंडामेंटलिज्म इन इंडिया। ये 1997 में और 2000 में पब्लिश हुआ था। ओके, इमेजेस ऑफ द वर्ल्ड, एसेस ऑन रिलीजन, सेक्युलरिज्म एंड कल्चर। ये भी एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि 2005 में ये पब्लिश हुआ था। तो ये बुक्स जो हैं TN मदान के, ये शायद आप लोगों को बहुत ही कम पता हो, इसलिए आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बुक तो बार बार आप लोगों से पूछ दी गई है। लेकिन सपोज जब बात TN मदान की हो रही है, और चूँकि ये एक भारतीय मानवशास्त्री हैं जिन्हें कि हम लोग समाजशास्त्र में भी पढ़ते हैं, तो इनके जो अन्य पुस्तकें हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। एंड इनकी 2011 में पब्लिश बुक है सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव इन द सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। तो ये कुछ बुक जो है वो आप लोगों को याद रखना है। ओके, ही वॉज प्रेजेंटेड विथ अ फेस्टिव टाइटल ट्रेडिशन, pluralism and identity in honor of TN Madan, edited by Veena Das, Dipankar Gupta and Patricia Oberoi. Currently he lives in दिल्ली। तो अभी इस समय ये दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, फिश स्क्रिप्ट क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो ये इनके ऑनर में एक
टॉपिक जो है जिसको आप लोग देख सकते हैं टाइटल किया गया था ट्रेडिशन, प्लूरलिज्म एंड आइडेंटिटी। तो इनके ऑनर में ये एक इस टॉपिक से पब्लिश किया गया था। तो इसको हम जो इस तरीके से कुछ एक किसी स्कॉलर के ऑनर में अगर हम कुछ चीज़ पब्लिश करते हैं कोई कंटेंट, तो उसको हम फेस्टिव कहते हैं। तो ये आप लोग फेस्टिव, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अभी हम लोग ये बहुत ज़्यादा इनके अपने कुछ क्या पर्सपेक्टिव रहे हैं या क्या नहीं रहे हैं, तो ऐसे कहीं सेपरेट में तो नहीं दिया गया है, बट इनके बुक्स जो हैं कुछ उनके साथ में थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ डिस्कशन है, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं से अब मानते हैं कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा कंटेंट हिंदी में नहीं मिल पाता है, तो इंग्लिश में भी इनके बारे में हमें बहुत कहीं अलग से इनके बारे में कंटेंट नहीं दिया गया। आप लोग देख सकते हैं विकिपीडिया से मैंने जो कंटेंट लिया है वो ऑलमोस्ट मुश्किल से 2 और 3 जो पैरा है उसमें ये इन लोगों ने डिस्कस कर दिया है इनके बारे में। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इनके बुक्स के बारे में यदि हम लोग समझेंगे तो सॉरी, काफ़ी कुछ जो डिटेल है इनके बारे में हम लोगों को मिल जाएंगे और हम लोग इनको आसानी से समझ सकते हैं। तो मेरा यही मानना होता है कि अगर कहीं से हमें कंटेंट किसी के बारे में डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा है, तो इनडायरेक्टली हमें उनके बारे में जान लेना चाहिए, ताकि कभी भी एग्ज़ाम में अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा को रिलेट करके पूछ दिया गया तो हम करेक्ट आंसर अटेम्प्ट कर सकें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं TN मदान की एक बुक है नॉन रिनंसिएशन। तो ये बुक जो है ये हम लोग अभी आगे इसी लेक्चर में इनका फ्रंट पेज कवर जो है इस बुक का हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बुक में आखिर में इन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी दिया है, तो मुझे जो कंटेंट लगेगा कि हाँ आप लोगों से शेयर करना चाहिए उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप लोग वहाँ से क्लिक करके आप लोग चाहिए तो गूगल करके इनके बारे में और ज़्यादा डीपली नॉलेज ले सकते हैं या आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर इस बुक के बारे में डिस्कशन हो रहा है, लेकिन इसी से आप लोगों को बहुत सारे TN मदान के बारे में फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। द वर्क ऑफ TN मदान इज एन एथनोग्राफिकल वर्क। ये एक पहला फैक्ट आप लोगों को मिल रहा है। टेकिंग इनटू अकाउंट द रिलीजियस पैटर्न्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स, ये एक फैक्ट आप लोगों को मिल रहा है। द वर्क इज बेस्ड ऑन मेनली 3 सोर्सेज। तो जो ये वर्क है इनका नॉन रिनंसिएशन, ये मेनली 3 सोर्सों पे फोकस करता है या बेस्ड है। फर्स्ट, द राइटर्स ओन इंटेंसिव फील्ड वर्क, इन्होंने अपना खुद का जो जाके अनुभव किया था क्षेत्र में। सेकेंड, द इम्पॉर्टेंट रिटेन एथनोग्राफिकल वर्क्स ऑन द हिंदू प्रैक्टिसेस ऑफ द ब्राह्मण्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड कर्नाटका। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि ये धारवाड़ में भी रहे थे। धारवाड़ जो है वो कर्नाटका में पड़ता है, तो ये लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो 2 तो आप लोगों को पता ही चल गया। इसके अदर देन ये उड़ीसा में भी जो हिंदू ब्राह्मण्स जो थे और किस तरीके से प्रैक्टिसेस इनके चलते थे, इस पे जो भी एथनोग्राफिकल वर्क है यानी जो बुक्स हैं या जो उन पे कुछ स्टडी किए गए हैं उसको भी इन्होंने इंक्लूड किया था समझने के लिए। ओके, एंड द थर्ड वन इज कंटेम्प्ररी वर्क्स फिक्शन डीलिंग विथ एंशिएंट एंड रिसेंट टाइम इन बिहार, नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो आप लोग देखेंगे अगर बात हो गई बिहार और नॉर्थ इंडिया की बात हुई तो एक मेजर इंडिया का पार्ट इन्होंने कवर किया। इसमें इन्होंने कर्नाटका को भी, साउथ इंडिया की अगर बात करें तो कर्नाटका को इंक्लूड किया, तमिलनाडु को इंक्लूड किया। तो ये कहेंगे कि जो कश्मीरी पंडित पे इनका अपना अध्ययन रहा है ये सिर्फ वहाँ से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि इसमें और अदर देन वहाँ के बहुत सारे कंटेंट को इन्होंने समझने की कोशिश की थी, जो कि दूसरे भारत के जो क्षेत्र हैं या राज्य हैं वहाँ से जुड़े हुए हैं।
As Brahmins are the custodian of the Hindu religion, the book is largely based on their interpretation of the religion, but this book is about the entire Hindu society. यहाँ पे सिर्फ बात हिंदू ब्राह्मण्स की नहीं हो रही है, बल्कि एंटायर हिंदू सोसाइटी की हो रही है. द राइटर हैज़ टेकन द हेल्प ऑफ द novels on the Hindu society and come up with the sociological interpretation. In this book, an excellent description is done on the good way of life and death in the Hindu society. And it also throws light on the different relationship between husband and wife, father and son, renunciation of the householder's life. Concept of auspiciousness and other social and cultural practices of the Brahmins, the writer has stressed on the fact that the life of the household is considered as the prime value of the Hindu society. The Hindu society since long time has found a moral dilemma between philosophical and the mythological traditions. तो ये आप सभी को पता है कि जो एक हिंदू रिलीजन की बात करें या हिंदू सोसाइटी की बात करें तो इसमें जो एक फिलॉसफी है वो कुछ और कहती है, जो माइथोलॉजी है, जो एक रूढ़िवादिता चलती आ रही है हमारे समाज में, वो कुछ और कहती है. तो इन दोनों के बीच में एक डिलेमा की कंडीशन होती है, यानी कि ये एक समझने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि आखिर में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, मोरली, या हमें ये कहें कि नैतिक रूप से हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए. द रिनाउंसर एंड द एंजॉयर आर बोथ टॉरिंग पर्सनालिटीज़. तो ऐसी कुछ कुछ फैक्ट्स जो हैं जो आपको इस बुक में मिलेंगे, इसीलिए इस बुक का नाम नॉन रिनंसिएशन है. ओके, एक बुक इनकी और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, द हिंदू हाउस होल्डर, द टी.एन. मदान ओमनिबस, ऐसे करके ये बुक आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है. और हाउस होल्डर की बात आती है तो आप लोगों को कुछ और भी थिंकर्स कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई थिंक M.A. राव के भी टर्म में हाउस होल्ड की बात की जाती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मदान की जो कॉन्सेप्ट हैं या इनकी जो बुक्स हैं उसको आप लोग मदान के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा. ओके, इस बुक में क्या बताया गया है इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. दिस ओमनिबस ब्रिंग्स टुगेदर टू ऑफ distinguished sociologist T.N. Madan's book on the concept of the householder in Hinduism. तो जो हिंदुइज़म में या जो हिंदू धर्म है या जो हिंदू सोसाइटी है, इसमें हाउस होल्डर्स का कॉन्सेप्ट क्या हमें कहता है ये समझने की कोशिश करते हैं इस बुक में. अ कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू द ओमनिबस is the focus on life and society amongst the Hindu Kashmiri Pandit community. It includes his seminal writings on marriage, kinship, family and the household in Hindu society. Family and kinship, a study of the Pandits of rural Kashmir, is a pioneering and ethnographically rich account of the Indian family and is considered to be a classic in the field of एंथ्रोपोलॉजी. तो जो एंथ्रोपोलॉजी का जो फील्ड है इसमें ये एक इनका इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है और क्लासिक वर्क माना जाता है, यानी स्टार्टिंग के जो हमें काम देखने को मिलते हैं. इट इज़ प्रोबेबली द ओनली स्टडी ऑफ इट्स काइंड ऑफ ट्रेडिशनल पंडित life in Kashmir Valley. Non-renunciation themes and interpretation of Hindu culture draws attention away from the ideas of caste and renunciation and focuses instead of the householder in Hindu society.
It explores aspect of auspiciousness, purity, asceticism, eroticism, altruism, and death while focusing on the householder's life in Hindu society. The omnibus also includes additional essays on the Brahmanic Gotra and the Hindu family and development, along with a short piece of aspects of traditional household culture. It features an autobiographical essay and author's recollection of growing up in a Pandit home in Srinagar, Kashmir. In the prologue, T.N. Madan engages with the householder tradition across the cultural regions of India, analyzing themes of householdership and renunciation in religious philosophy and एथनोग्राफी। तो ये कुछ फैक्ट जो है वो ये जो बुक है द हिंदू हाउस होल्डर इसके बारे में है, और ये पूरी की पूरी जो बुक में कंटेंट है वो हिंदू सोसाइटी में हाउस होल्डर की क्या भूमिका होती है उसी के सराउंडिंग घूमती है। ओके, एक बुक इनकी जो कि आप लोगों को पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में एक जर्नल में एक रिव्यू किया गया है, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। T.N. मदान, फैमिली एंड किनशिप, अ स्टडी ऑफ द पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी, 1966 में ये आर्टिकल जो है या इस जर्नल में पब्लिश किया गया था। ओके, तो कुछ इसमें फैक्ट्स आप लोगों को इम्पॉर्टेंट मिलेंगे। द बुक डिजर्व द अटेंशन ऑफ ऑल दोज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ फैमिली एंड किनशिप। तो ये बुक जो है इन्होंने कहा है कि डिजर्व करता है जी उन लोगों के लिए जो कि फैमिली और जो नातेदारी व्यवस्था है इसकी स्टडी में इंटरेस्ट लेते हैं। द ऑथर नोट्स द टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ मेनी इंडियनिस्ट to base their analysis of the Hindu family and traditional Sanskritic text, regarding them as the perennial source from which all the jural norms and ideals of Hindu kinship flow. Dr. Madan insists that a proper understanding of the subject will only emerge from a series of detailed studies of kinship as it is in the village of India today, rather than as it is portrayed in the relevant literature. To this end, he offers us an observing and lucid अकाउंट ऑफ फैमिली लाइफ एमंग द सारस्वत। ये आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखना है, ब्राह्मण्स, तो जिसको कि ये पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर कहते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कश्मीरी पंडित की जगह पे अगर सारस्वत ब्राह्मण्स की बात कर दी गई, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो रूरल कश्मीर के जो पंडित हैं उनको सारस्वत ब्राह्मण्स भी कहते हैं, जिस पे इनका अध्ययन रहा है। Dr. Madan concentrates primarily on the patrilineal and patrilocal household, जिसे चूल्हा कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक फैक्ट मिल रहा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप इन पंडित सोसाइटी। ओके, इसमें ये भी डिस्कस किया गया है कि जो 5 चैप्टर्स है कंप्राइजिंग मोर देन हाफ द टेक्स्ट डील विद द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द household, with the way in which it recruits its members by birth, adoption, जो adopt करते हैं, हम गोद लेने की बात करते हैं, marriage and incorporation. तो with its economic functions and with the processes underlying its growth and partitions. Okay.
His analysis is guided by the Fortis notion of a developmental cycle, so that each household group is seen to pass through a series of phases from its inception to its final disappearance as a separate unit। ये थोड़ा जो कि पहले का जर्नल है तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं मेंशन है, बट फिर भी रीडेबल है, रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है, बट आप लोग केयरफुली इसको थोड़ा एक बार अपने से भी समझ लीजिएगा। द चैप्टर 1 चैप्टर देन एग्जामिन द हाउस होल्ड्स रिलेशन विथ किन ग्रुप ऑफ अ वाइडर आर्डर, जो किन रिलेशनशिप की बात होती है, हमारे जो रिश्तेदारी होती है। एंड अनदर द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन एगनेटिक किन, तो यानी कि जो हमारे अपने खुद के जो जुड़े हुए नहीं होते हैं। ओके, इट इज़ in his treatment of the external aspect of domestic relations that Dr. Madan's account appears to evoke a number of questions which are left unanswered. By confining his analysis to the interrelations between patrilineally related households within the extended family and lineage, he ignores many of the ties which many cut across and mitigate these structural alignments. When he notes the absence within the village of any groups or associations which are not based on kinship, he leaves the impression that kinship is the sole articulating principle of social organization. Yet, we learn that disputes arise in the course of household partitions, and that the relations between patrilateral cousins are characterized by hostility, but we are not told how such disputes are weighed and settled. This question is of some importance in the light of a number of recent studies in Indian villages which have noted that existence of non-permanent grouping recruited across both caste and kinship lines. The reader is also given to understand that wealth distinctions have created two classes of aristocrats and commoners। तो ये कुछ की टर्म है जो कि आप लोगों को याद रखना है विद इन पंडित सोसाइटी। तो जो पंडित सोसाइटी हमें देखने को मिलती है उसमें हमें एरिस्टोक्रेट्स भी और कॉमनर्स भी दो ग्रुप देखने को मिलता है। But there is no indication of how such divisions affect the household's affiliation with wider kin groups. Far from being irrelevant to the study of kinship, it seems that the inclusion of such matters would have indicated the importance of Pandit kinship in the overall social context. Still, these are minor irritant in an otherwise admirable contribution to the literature on the sociology of India. Dr. Madan has presented a considerable body of data to compare, although he wide comparisons himself with material of family and kinship from other ethnographic areas both within and outside the Indian subcontinent। तो ये आप लोगों को लियोनेल कैप्लान का एक रिव्यू है इस बुक का, तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने मेंशन किया। अब इनके जो कुछ बुक्स हैं उसके फ्रंट पेज कवर हम लोग देख लेंगे। तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एक बुक इनकी आती है वे ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, इमेजेस ऑफ द वर्ल्ड, पाथवेज। ये बुक्स जो है ये TN मदान की है, जो कि आप लोगों को ज़रूर एक सेपरेट नोट्स बना लेना है इस पे, क्योंकि कभी भी
कोई भी बुक पूछी जा सकती है। अभी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस की बात होगी तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टी.एन. मदान की है या नहीं है, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है फैमिली एंड किनशिप अ स्टडी ऑफ पंडिट्स इन रूरल कश्मीर। तो ये बुक तो बार बार पूछी गई है, बट आप लोगों को अदर देन इसके भी बुक्स सारी याद रखनी है। जैसे कि ये आप लोगों को एक बुक दिख रही है नॉन रिनंसिएशन, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं। मॉडर्न मिथ्स एंड लॉक्ड माइंड, ये भी आप लोगों को बुक दिख रही है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये यहाँ पे आप लोगों को डी.एन. मजूमदार के साथ इनका लिखा हुआ दिख गया, तो ये आप लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लीजिएगा। ये डी.एन. मजूमदार की बुक है, ये साथ में यहाँ पे मेंशन हो गई है। ओके, एक बुक आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है टी.एन. मदान का द हिंदू हाउस होल्डर, जिसको अभी हम लोग डिस्कस किए, द टी.एन. मदान ओमनिबस। ओके, और यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे इसको, सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। तो दोस्तों, आज हम लोग टी.एन. मदान जी के बारे में डिस्कस किए और क्या इनके पर्सपेक्टिव रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एथनोग्राफिकल इनका पर्सपेक्टिव रहा और इन्होंने सिर्फ भारत में एक एरिया को नहीं, बल्कि सिर्फ कश्मीर को ही नहीं, भारत की बहुत सारी एरिया को कवर करके, और इन्होंने हिंदू सोसाइटी में स्पेशली ब्राह्मण्स की जो पैटर्न है, क्या प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश की। और इस बेस पे इन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखी हैं, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए आज। तो आज इनसे संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आई थिंक हम लोगों ने 99% तो कवर कर ही लिया है। मैं 100% की तो श्योरिटी नहीं लूँगी, लेकिन 99% तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी आप लोगों को अगर टी.एन. मदान से संबंधित कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ईज़िली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।